रूबियो का दावा था कि ट्रंप अभी डील करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे मिडल ईस्ट की शक्तियां, पूरे मिडल ईस्ट के पावर ये चीज में लगे कि किसी न तरह से किसी न किसी तरीके से ये डील कराई जाए। इसको लेके ये तैयार नहीं। अब ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आई डू नॉट थिंक ईरान इज रेडी फॉर द डील। मैं मानता ही नहीं कि ईरान रेडी डील के लिए। तो यानी कि जो भी कोशिशें पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मुस्लिम ब्रदरहुड, दाएं बाएं जो भी कोशिशें हो रही थी, उसको लेके जी हम डील को लेके तैयार ही नहीं। हम ये डील करना ही नहीं चाहते। मतलब शादी होनी है, दूल्हा कहता दुल्हन तो शादी के लिए तैयार ही नहीं, भाई शादी कहां से हो। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान इस डील के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए डील हो ही नहीं सकती और हम डील करने के मूड में नहीं है। तो इसका मतलब ट्रंप कह रहा मैं डील करने के मूड में नहीं। आप जानते हैं कि ये युद्ध एस्केलेट हो रहा है, ये युद्ध एस्केलेट हो रहा है। बहुत बड़े ट्रूप्स, ज्यादा संख्या में ट्रूप्स को मूव कर लिया गया है, मेडिक्स को, डॉक्टर्स को, इनको मिडिल ईस्ट मूव कर लिया गया और सिपाही मंगा लिए गए हैं ताकि युद्ध का जो होना है, और मेरा ये मानना है 2-4 दिन, हफ्ते 4 दिन, आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे तक ये युद्ध एक भयंकर और एक विनाशकारी प्रभाव लेगा, एक विनाशकारी आकार लेगा। और इस युद्ध के इस विनाशकारी आकार से फिर कोई नहीं बच पाएगा। और इजराइल में आप जानते हैं तैयारियां हो रही है, अमेरिका में तैयारियां हो रही है, पूरे मिडल ईस्ट में तैयारियां हो रही है, IRGC की धमकियों का सिस्टम भी चल गया, सब कुछ चल गया। बट अब ये स्टेटमेंट जो ट्रंप का कहता, अब मैं ईरान को वार्न कर दो, तुम्हें हम लोहे के चन्ने चबाएंगे और तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, और तुमने जो भी गलतियां की, जो भी तुमने सिस्टम किया, यू हैव टू पे फ्रॉम इट फ्रॉम द नोज। ये बिल्कुल ट्रंप का कहना है। तो यहां ट्रंप एक बात का मैसेज दे रहे कि कोई भी युद्ध विराम, कोई भी MOU, कोई भी सीजफायर, XYZ ABCD जो भी इत्यादि आप कहें, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं, हम उसको करने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत बड़ी विवेचना कर रहा है, बहुत बड़ा एक मैसेज ट्रंप देना चाहता, वी आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ पीस। और हाँ, ये जो रोज की लड़ाई है जारी है, कल भी करीब 13-14 ठिकानों पे हमला हुआ है, और IRGC के बैरक्स पे तो अब हमला होता ही होता है, ईरानी आर्मी के बैरक्स पे भी हमले होते हैं, उनके पावर स्टेशंस पे, उनके लॉजिस्टिक्स पे, पूरा जहां से भी रिजीम को ताकत मिलती है उस हर चीज को टारगेट किया जा रहा है और भयंकर टारगेट किया जा रहा है। और अब ट्रंप का कहना हम कोई भी बातचीत के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ईरान तैयार नहीं है भाई, और जब भी इन्हें कहते हैं पलट जाते हैं। तो ट्रंप जिस युद्ध की बात करा वो ओवर एंड अबो ये डेली जो मार छटाई कटाई हो रही है ना, इसके अलावा है। मतलब चटनी प्याज तो आ ही रहा है, खाना अभी मेन कोर्स ऑर्डर करेंगे। वो युद्ध इस युद्ध से अलग है, वो तो अलग है, उसकी लेवल, उसका क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी और उसका स्प्रेड विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम वट एवर इज हैपनिंग एट अ डेली बेसिस। ये डेली बेस का सूप रोज मिलेगा, फ्री में मिलेगा, साथ में ब्रेड क्रम्स भी फ्री में मिलेंगे, पर मेन कोर्स अभी आना बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये ट्रंप ने कहा है। तो ये इनडायरेक्टली ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दी, बेटा तैयार हो। और आप जानते हैं कि ईरानी इसराइल को कभी नहीं छेड़ते। क्यों नहीं छेड़ते? क्योंकि इसराइल कभी भी प्रोपोर्शनल वॉर में विश्वास ही नहीं रखता, और इसराइल डिक्लेयर कर चुका कोई प्रोपोर्शनल वॉर नहीं कर रहे। अगर हमें इतना अच्छा भी छेड़ा, हम जला के खा कर देंगे, और जिसका भी टाइम आना होगा टाइम आ जाएगा। इसीलिए इनकी थोड़ा ठक हुई पड़ी है, इसलिए थोड़ा चिंतित है। चिंता होना लाजिम भी है, जायज है, क्योंकि चिंता होने से ही चिता बचती है। चिंता और चिता में मात्र बिंदु का फर्क होता है। ये हमारे नाना पाटेकर साहब ने एक डायलॉग कहा था, मुझे याद है, यहां इनके लिए यही एप्लीकेबल है। चलिए अब चलते हैं पुतिन साहब के। देखिए, यूक्रेन रशिया के ऑयल रिजर्व्स पे अटैक करा, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी, स्टोरेज, टैंकर, सब पे अटैक करा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़नी है। यूक्रेन जानता है कि अगर उसे ट्रंप ने कल को पेट्रियट मिसाइल बनाने की भी अनुमति दे दी यूक्रेन में, जो फिलहाल ट्रंप एक लॉलीपॉप दे रहा है ज़ेलेंस्की को, उसके बाद भी युद्ध का परिणाम बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है ज़ेलेंस्की जीतेगा। ज़ेलेंस्की और ईरान का एक ही पैटर्न है। ईरान पड़ोसियों को तंग करता, उनका तेल पानी फूकता, ये रशिया की मिलिट्री पर अटैक करके रशिया के तेल पानी पर अटैक करता। और अब जो पुतिन यूजुअली संयमित रहते, यूजुअली कुछ नहीं कहते, तो उन्होंने पहली बार कह दिया कि भाई देखो, अब हम बहुत बड़ा अटैक करेंगे और यूक्रेन की वाट लगा देंगे। ये पुतिन ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया।
अगर पुतिन बहुत बड़ा अटैक करते और यूक्रेन की वाट लगाते, ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी यूक्रेन के लिए। पीछे अटैक किया था यूक्रेन में, काफी लोग मरे, काफी लोग हताहत हुए, ये डिफेंस उनके पास कुछ बचा है नहीं। बट पुतिन का ये अटैक अगर कह के करे बड़ा होगा तो बड़ा होगा। अब समस्या है ज़ेलेंस्की भी वापस कुछ न कुछ अटैक करेगा, और इसके पास भी अब भी कुछ न कुछ असला बारूद तो बचा ही है। अब ज़ेलेंस्की का अटैक ना यूक्रेन की मिलिट्री पे आएगा, ना पुतिन के घर पे आएगा, ये आएगा आपके रशिया के ऑयल रिजर्व्स में। यूक्रेन का अटैक आएगा आपके रशिया के ऑयल रिजर्व्स पे। जब भी रशिया के ऑयल रिजर्व्स पे अटैक करेगा, क्या होगा? ऑयल निकालने की, स्टोर करने की, बेचने की क्षमता को इम्पैक्ट करेगा, और जो शैडो फ्लीट्स पे पीछे अटैक हुआ उससे ऑयल बेचने की क्षमता को अटैक कर लेगा। अब जब ये क्षमता अटैक होगी तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? देखिए, ऑयल ऑलरेडी क्रूड जो है 105 लगभग प्रति डॉलर प्रति बैरल चला गया, $105 प्रति बैरल चला गया। और अगर रशियन क्रूड इंपैक्ट हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ेगी। अब चलो, जो तेल की कीमतें बढ़ेगी दुनिया के लिए बढ़ेगी, सुमित भाई हमारा क्या? भाई हमारा लगभग 50 से 52% आजकल तेल आपका रशिया से आ रहा है, कोयला रशिया से आ रहा है। मतलब अगर रशिया की ऑयल प्रोड्यूसिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट कैपेसिटी हुई, वी आर डायरेक्टली हिट। परिस्थिति ऐसी, यहाँ से हॉर्मोज बंद है, हमने यहाँ भाग गए, बारबर मंडेल पे मामला खराब हो रहा है, IRGC के लोग डिप्लॉयड है हूतियों के साथ बारबर मंडेल, सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइट अ डिसाइसिव वॉर। और यहाँ से अगर रशिया का तेल खत्म हो गया तो तेल के स्रोत पहली बार दुनिया में कम हो जाएंगे, और जो हमारा करीब आई थिंक 1.1 मिलियन बैरल तक हम आ गए थे, 11.1 मिलियन बैरल पर डे तक आ गए थे, अब हम करीब आई थिंक वी आर गेटिंग 26 मिलियन बैरल्स पर डे। तो ये जो हम 26 लाख बैरल तेल का 26 लाख बैरल तेल का प्रतिदिन इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, अगर ये सप्लाई रुक गई तो यहाँ तेल, डीजल, LPG के फिर भी और स्रोत हैं, और हाइड्रोकार्बन्स, अल्टीमेटली फर्टिलाइजर और दवाइयां भी इंपैक्ट होंगी। जो ईरान का और इजराइल वाला या US वाला युद्ध है उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट बहुत डायरेक्टली नहीं पड़ता। रशिया यूक्रेन पे मेरी नजर इसलिए रहती है क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा और बहुत डायरेक्ट फर्क पड़ता। तो अब भारत इसको कैसे करेगा, कैसे मिटिगेट करेगा? बिकॉज हियर वी हैव स्किन इन द गेम, 50% ऑफ द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम रशिया। और ये आपका साइड हीरो, ये कॉमेडियन कहता कि मैं रशिया की ऑयल वेल्थ को बर्बाद करूँ, क्योंकि पुतिन को झुकाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। ये ईरान की तरह मैं युद्ध जीत नहीं सकता, तो क्या करूं भाई? जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके लिए, दुनिया के लिए, उनको बर्बाद कर दो। वो पड़ोसियों का तेल पानी फूक देते, बिल्डिंगे फूक देते, ये रशिया का तेल फूक रहा। तो एक चेतावनी का क्या, कैसे बोलूं, एक चिंताजनक सिचुएशन है, चेतावनी छोड़िए, चिंताजनक सिचुएशन है, और भारत यहां डायरेक्टली इंपैक्ट होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने अगले विषय पे। देखिए, नेतन्याहू की जान पे हमेशा डर रहता है, नेतन्याहू पे हमेशा खतरा रहता है, पर आज जो मसला है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नेतन्याहू पे आज तक कहीं असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए और कई बार बच गए वो, और कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट होने से पहले ही असैसिन्स को ऊपर कर दिया गया। नेतन्याहू के बेटे पे जो अटैक करने गए थे वो जमीन पे थोड़ी ना, वो तो निपट गए। तो ठीक उसी तरह से एक नेटवर्क पकड़ा गया है ईरान का इजराइल में, करीब 8-9 लोग हैं जिनको टारगेट किया गया था, नेतन्याहू, उनके परिवार, बेंजवीर, इजराइल कट्स, विदेश मंत्री, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर जनरल जमीर, और ऐसे लोग, वो उनकी फैमिलियां, उनके रिश्तेदारों को आप टारगेट करो और एलिमिनेट करो। ऑब्वियसली कुर्द फोर्स इन्वॉल्व है, और कुर्द फोर्स ने किसी और मलेशिया को या कुछ जिहादियों को हायर किया होगा, इन्फिल्ट्रेट करा होगा। याद कीजिए, जहां उन्होंने, कुर्द फोर्स ने अमेरिका में जाके मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स के साथ वो कंट्रीब्यूशन किया या एक कॉपरेशन किया, वो मिलके ट्रंप और उसके परिवार को टारगेट करे। ठीक यहां भी उसी तरह से एक व्यवस्था बनाई गई जिसके माध्यम से नेतन्याहू और उनके परिवार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे बेंजवीर पे तो 9 बार अटैक हो चुका है, हमास का, हिजबुल्लाह का। हमास ने 9 बार अटैक किया है, हिजबुल्लाह ने भी किया है, इस्लामिक स्टेट ने भी किया है,
पर बेंजमीर है, कहता है जाफर के साई है, मार सके ना कोई। तो ठीक उसी तरह से नेतन्याहू पे अनगिनत अटैक हुए हैं, कुछ क्लासिफाइड है, और अनगिनत अटैकों को पहले ही मिटिगेट किया गया। अब आप बोलोगे कि सुमित भाई ये जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो इसमें नया क्या है? पहली बात है कि ये ग्रुप पकड़ा गया, ये ईरान का है, ये जमीन पे। उससे क्या होगा सुमित भाई? देखिए युद्ध होने वाला, इसराइल में शेल्टर बनाए जा रहे हैं, इसराइल में युद्ध से निपटने के प्रावधान किए जा रहे हैं। तो उसके समावेश में ये इंपॉर्टेंस इसलिए लेता है सर, क्योंकि जब भी ये युद्ध होगा इसराइल रिजीम को टारगेट करेगा, अमेरिका चाहेगा तुम रिजीम को टारगेट करो। जैसे ही रिजीम को टारगेट करेंगे बोलेंगे पॉलिटिकल किलिंग, लीडर मार दिए, वियना कन्वेंशन, बेंजामिन नेतन्याहू तो वैसे ही आपका भाई, ये तो आप वैसे ही आपका बुचर है, जेनोसाइड कराया इसने। तो जैसे नेतन्याहू ने आज सही का बोला, यार एक बात बताओ, जो ईरान हमारे जेनोसाइड की बातें 50 साल से कह रहा है, ममदानी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। अगर मैं अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करूं, मैं जेनोसाइड कर, तो मतलब अगर इवन इफ आई से माई सेल्फ आई एम इजराइल, आई हैव टू बी पेनलाइज्ड। ठीक उसी तरह से अब इसराइल जब अटैक करेगा, फिर जेनोसाइड, पॉलिटिकल किलिंग्स, टारगेटेड असैसिनेशन, ये सब भाई मुसलमान थे इसलिए मार दिया, ये सब नाटक शुरू हुआ। तो इसराइल ने इस ग्रुप को शिन बेट और मोसाद ने पकड़ा, दिखाया लोग, अब एक ग्रुप आया था, ये थे, ये कर रहे थे, इनकी कार्रवाई थी, ताकि जब अगले दिन ये कार्रवाई करे, जब भी करे, तो जब वहां की विकेटें गिरेंगी तो तब आपको ये नहीं पता कि मुसलमान थे इसलिए मार दिए, पॉलिटिकल किलिंग थी, जेनोसाइड था, टारगेटेड किलिंग्स थी, आपको हेग ले जाएगा। अब ममदानी के मिर्चे लगेंगी, अब ममदानी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा, आप जानते हैं उसको क्या होगा, क्योंकि वो तो सोचेगा यार ये क्या हो गया। यानी कि दुनिया के मीडिया में ये खबर डाल दी कि हमारे बड़े लीडरों को, उनके परिवारों को मारने के लिए ग्रुप आया था। अब हमने जो किया भाई वो तो रिटेलिएशन था, वो इसलिए थोड़ी ना मारा कि वो जहादी थे, नहीं मारा तो बेसिकली उसी लिए, बट ये रिटेलिएशन था। कल को आप ये नहीं कह सकते मुस्तफा खमेनी को क्यों टारगेट किया, कल को ये नहीं कह सकते कि आराची को क्यों फॉरवर्ड किया। तो विदेश मंत्री, जब तुम हमारे इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर को टारगेट करोगे, हम तुम्हारे विदेश मंत्री को टारगेट करेंगे, उसमें कौन सी बात है? तुम हमें करो, हम तुम्हें करते हैं। और बात यह कि तुम अब फेल हो गए। अब भाई इसराइल तो एक ही चीज कहता है, कहता खमेनी को बचाने के लिए तुम्हारी 7 लाख की सेना, 2.25 लाख का, यार जिसी से 9 लाख लोग लगे तो थे, घंटा बचा पाए उसको। तो इफ यू आर इनकम्पिटेंट डोंट ब्लेम अस इफ यू आर गुड। तो इसराइलियों का जरा थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो यहां इसको दुनिया को बता के ये बता रहे कि भैया आगे जो होगा, इट्स ऑल रिटेलिएशन, इट्स ऑल प्रिवेंटिव इन नेचर, एंड इट इज ऑल in retrospective of your actions you have done. And well, of course, our retaliation is never proportional. We are Israel. तो ये आप तीसरा प्रकरण समझिए। जरा चलते अपने चौथे विषय पे। पाक इज बाइटिंग डस्ट। पाकिस्तान के मुंह पे लगा है मट्टी, वो भी कहां की? जब आप सीवर साफ करते हैं ना, जो वहां से निकलता है, वो पाकिस्तान पे ईरान का प्रेशर है सीज फायर का, नहीं करा पा रहा। हमें अफगानिस्तान में एयरपोर्ट चाहिए, ट्रंप ने कहा, नहीं दिला पाए। हमें बलोचिस्तान में मिनरल चाहिए, नहीं दिला पाए। चाइना कह रहा है यार पीओजे सीपेक का पार्ट 2 करना है, नहीं कर पाए। गजवा हिंद करना है, वो भी नहीं कर पाए।